गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 के स्टूडेंट्स टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे और अभी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 और काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। बोर्ड में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मतलब बेसिकली हर साल अभी इस ईयर भी क्या कहते हैं पूछा ही था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि करड़ी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि जानते हैं हम सभी करड़ी 5 अपरिमेय है, लेकिन हमें यही चीज क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करने के लिए हम अगर इसे मान ले कि ये एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि करड़ी 5 क्या है, परिमेय संख्या है, और लास्ट में ये चीज गलत हो जाएगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है ही नहीं। हम जो माने होंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। यही चीज हम करेंगे, इसको पहले मान लेंगे कि ये क्या है, सही है, यही परिमेय संख्या है। बाद में हम सिद्ध कर देंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए माना, हल देखिएगा। अगर हम मान लिए कि करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, यानी √5 परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, b by q के रूप में होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या ये तो कहता है कोई भी संख्या जिसे b by q के रूप में लिखा जाए जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं जहां p व q सहपूर्णांक है। यहाँ पे देखिए एक नई बात आई है, सहपूर्णांक। सहपूर्णांक क्या होता है, पता तो होगा ही ना, नहीं पता? ओके, देखिए सहपूर्णांक वो नंबर होता है जो खुद से कटे या फिर उसे एक काट सके। अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो उसे क्या करेगा, या तो जैसे 13 लेते हैं, 13 को कौन काट सकता है, या तो खुद एक काटेगा या तो खुद 13, या तो ये भाज्य होगा, लेकिन यहाँ पे 1 से होगा या तो 13 से। तो सहपूर्णांक वही होते हैं। तो यहाँ पे p और q क्या है, सहपूर्णांक है, जहां पे क्या p और q को केवल p काट सकता है या 1 काट सकता है, और कोई भी नंबर अगर काटता है तो इतने से ये अपरिमेय हो जाएगा। तो ये चीज हमें देखिए देख करके चलनी है और प्रूफ करनी है। तो इसकी मदद से देखिए हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू करड़ी का 5 q, इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। इसी चीज को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है और चेंज किया गया है। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। देखिए ध्यान से, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, वर्ग। वर्ग मतलब आप समझ रहे होंगे ना, हाँ, दोनों पक्षों में क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू करड़ी का 5 q का स्क्वायर। अब देखिए इसे हम ऐसे करते हैं तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 q का स्क्वायर। अभी यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए q इज इक्वल टू इधर लिख देंगे, तो ये देखिए q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 5। यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिएगा यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। अभी इसे हम मान लेते हैं, देखिए समीकरण 1 यहां पे माना गया था, और इसे क्या मान लेते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। इसे देखिए आप एक ब्रैकेट लिख दीजिए और इसे मान लीजिए समीकरण 2। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ हो जाएगा, समीकरण 2 से यह प्रूफ पता चलता है कि ये जो 5 है वो p को क्या करता है, 5 p को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है, यानी बांट रहा है। तो देखिए समीकरण 2 से यह पता चलता
है कि 5 p को विभाजित करता है। ठीक है, ये बात समझना ही, देखना है आप। p क्या कर रहा है 5 को, 5 क्या कर रहा है p को विभाजित कर रहा है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप, पूरा इसे नोट कर लीजिए क्योंकि अभी आगे इंग्लिश रिपोर्ट पढ़ाना है। अब देखिए दोबारा क्या करेंगे हम, अब एक और चीज मानेंगे, अभी वो आना हुआ था तो अब क्या करेंगे हम, मान लेंगे माना p = 5k, जहां k क्या है, एक कोई गुणांक है, जहां k कोई गुणांक है, k क्या है, कोई भी गुणांक है। तो देखिए अब क्या करना होगा, p = 5 करेंगे। अब क्या करेंगे, t का मान, यानी ये जो p है इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो p का मान अब देखिए आपका समीकरण 1 क्या होगा, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। समीकरण 1 जो हम बनाए थे वो क्या था हमारा, p² = 5q², यही था हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, p का मान रखेंगे, p = कितना माना है मैंने, 5k² हो जाएगा = 5q²। अब देखिए ये हो जाएगा 25k² = 5q²। यहां से अगर करते हैं p² = 5q² बटे 25, काटने में 5 बार आएगा, यानी k² = q²/5। अब आप यहां से कह सकते हैं कि समीकरण 3 से, देखिए ये समीकरण 3 मानिए, तो समीकरण 3 से यह सिद्ध होता है कि, समीकरण 3 से क्या सिद्ध होता है कि 5 क्यों को विभाजित कर रहा है, 5 क्यों को विभाजित कर रहा है। और इसके पहले वाले में क्या दिखाया था आपको कि 5 क्यों को विभाजित कर रहा है, और यहां पे दिखा रहा है कि 5 क्यों को विभाजित कर रहा है, यानी 5 एक ऐसी संख्या है जो p और q को दोनों को विभाजित कर रही है। अगर एक ही संख्या p और q को दोनों को विभाजित कर रही है तो वो कैसे परिमेय संख्या हो सकती है, वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अगर एक ही संख्या दोनों को विभाजित कर रही है, p और q को दोनों को, तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए परिमेय संख्या अगर हम लिखते थे, तो परिमेय संख्या अगर हम ये लिखते थे 20/5, तो 5 जो है 5 को भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4। ये परिमेय संख्या कहां रह गया, अपरिमेय संख्या बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे 19/5 रहता तो 5 एक को काटता, दोनों को ना काटता। अगर ये 5 केवल या तो p को काटता या केवल q को काटता, तब तो ये परिमेय संख्या होती। ये क्या किया, दोनों को काट दिया, p और q दोनों को काट दिया। तो अब 5 क्या कर रहा है, p और q को दोनों को काट रहा है। 5 क्या कर रहा है, p और q दोनों को काट रहा है। ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखनी है, आप लिख लीजिएगा, बस देखिएगा, कुछ नहीं, बस इतना नोट करने के बाद आप लिख लीजिएगा 5 p व q दोनों को विभाजित, p और q क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः यह सिद्ध होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध।
बस इसे नीचे का अपना फोल्ड कर लेंगे। आज से फिर से अभी उत्तर जगह नहीं है कि फिर से पूरा बताया। देखिए आप ऐसे ही बताते हैं, आप वीडियोस में थोड़ा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिएगा। पहले में क्या किया, P और Q को दिया था, तो वहां पे पहले समीकरण में हमें ये सिद्ध हुआ कि 5 क्या कर रहा है, P को विभाजित कर रहा है। फिर दूसरे में हमें क्या मिला कि 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। अगर एक ही संख्या P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है तो वो कभी भी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए करड़ी में 5 क्या हुआ, हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नाउ प्रश्न नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए हल कैसे होगा। देखिए जो एक बार तरीका अपनाए उसी को बार-बार अपनाए, उस तरह का जितना भी सवाल मिले वही तरीका अपनाओ, ताकि आपको तरीका और कॉन्सेप्ट दोनों क्या होता है, याद हो जाए। आपको एग्जाम में उस तरीके से कोई भी सवाल पूछे तो आपको करने में वही स्टेप अपनाना, स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से उसमें सॉल्व किया गया था उसी तरीके से पहले वाले सवाल की तरह पूरा कॉपी करना, ताकि आप भूलो ना। इसमें कुछ अलग तरीका, उसमें कुछ अलग तरीका, सवाल एक ही है, सब में अपरिमेय सिद्ध करना है और आप अलग अलग तरीके अपनाओ होंगे सबसे, तो क्या होगा, आप गलत कर सकते हो। कई सारे तरीके आप याद नहीं कर सकते हो एक ही तरीके। देखिए मैंने पहले क्या कहा, जो आपको सिद्ध करना है उसको क्या मान लीजिए, परिमेय संख्या मान लीजिए। मान लीजिए परिमेय संख्या 3 माना 3 + 2 करड़ी का 5 क्या है, परिमेय संख्या। जैसे इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो 3 + 2 करड़ी का 5 क्या हो जाएगा, बटे P/Q हो जाएगा। वही लाइन दिखाएगी जहां P व Q सहगुणक होंगे, पूर्णांक है, व Q ≠ 0 है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद हम क्या किए थे, इस चीज का हम लोग क्या कर लिए थे, दोनों पक्षों में वर्ग लिए थे, तो उसे सॉल्व करके आप क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में देखिए इसे पहले नीचे लिखते हैं 3 + 2 करड़ी में 5 = P/Q। यहां से 3 को पहले उस साइड दे दीजिए, तो यहां पे क्या बचेगा, 2 करड़ी में 5 = P/Q - 3। अब ये 2 बुढ़े में है, उधर चला जाएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी करड़ी में 5 = 1/2 P/Q - 3। आप देख सकते हो P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक है, अतः 1/2 P/Q - 3 क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो करड़ी में 5 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो करड़ी का 5 भी परिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहां पे क्या कह दिया, ये वाली लाइन जो हमें प्राप्त हुई कि करड़ी का 5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अभी हम पहले वाले सवाल में ये सिद्ध कर चुके थे कि करड़ी का 5 क्या है, परिमेय संख्या है ही नहीं। करड़ी का 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बस ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखनी है, आप देखिए, ये नोट तो कर ही होंगे आप, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो अब मैं गेस कर रहा हूं ये। अब देखिए आपको क्या बताया मैंने, करड़ी का 5 भी जो है परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि करड़ी का
5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों सिद्ध हुआ? क्योंकि हम गलत माने थे, हम इसे माने थे, तो ये माने थे हम लोग, ये परिमेय संख्या वही गलत मान लिए थे, इसलिए ये परिमेय संख्या सिद्ध हुआ था। नहीं तो ये हमारा सिद्ध ना होता कि ये परिमेय संख्या नहीं सिद्ध होता। तो हम लोग माने गलत थे, तो पहले बताया था कि हम गलत मानेंगे फिर उसी को सही प्रूव कर देंगे। तो हम जानते हैं कि घड़ी में 5 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अतः जब घड़ी का 5 परिमेय संख्या हो जाएगा तो इधर का बचा ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जब ये और ये दोनों परिमेय संख्या हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं, सवाल क्या था हमारा कि ये 3 + 2 घड़ी का 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा समझे? पूरा नोट कर लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल क्या है? 1/करड़ी में 2। आपको इसे क्या सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि 1/2 को सिद्ध कीजिए आपको कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे हम पहले क्या मान लेंगे? वही मान माना 1/करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हो गया? मान लिए। अब क्या करेंगे? अगर मान लिए तो क्या मिल जाएगा? 1/2 इक्वल टू p/2। फिर से वही लाइन लिखिए, जहां p व q सप्रांत है व q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इस लाइन को देखिए, फिर से लिखिएगा, यहाँ पे करड़ी में 2 है, ठीक है? तो इसे लिखेंगे तो आप पाएंगे कि q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू करड़ी में 2 p हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या निकल जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का स्क्वायर। क्या जाएगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p का, सॉरी 2 का स्क्वायर। अब देखिए p को यहां पर रहने देते हैं, p इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। ये आ गया समीकरण 1। इसे क्या मान लेते हैं हम? इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या हो गया? इक्वेशन 1 तो मानना है इसे, ठीक है? ये मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये आ गया इक्वेशन 2, यानी वो पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण। समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है कि 2 q को विभाजित कर रहा है। देखिए वही वाली पहले वाली आएगी बात, करड़ी में 5 वाली बात आएगी कि इधर एक बार 2 इसे विभाजित कर देगा तो p को भी विभाजित कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे उसमें 5 दोनों को विभाजित कर दिया, अभी 2 q को विभाजित कर रहा है। तो यहां पे लिखिए समीकरण 2 से यह सिद्ध है कि 2 q को विभाजित कर रहा है। ठीक है? क्या कर रहा है? 2 q को विभाजित कर रहा है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए अब मान लेंगे, माना फिर से q इज इक्वल टू 2k, जहां एक है, जहां k पूर्णांक है, k क्या है? पूर्णांक है, ठीक है? अच्छा ये मान लिया। तो अब q का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर सकते हैं? q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारा? समीकरण 1 हमारा क्या था? q इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का स्क्वायर। यहाँ पे हम q का मान रखते हैं, q का मान कितना
इक्वल टू 2b² 2 यानी कितना आ गया k² इक्वल टू p²/4। इसे क्या मान लेते हैं समीकरण 3। देखिए सॉरी यहाँ पे 2। अब 2 क्या कर रहा है p को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 से यह सिद्ध है कि 2 किसको p को विभाजित कर रहा है। अब जब 2 p और q को दोनों को विभाजित कर रहा है तो ये संख्या क्या होगी अपर में संख्या होगी। वही बात पहले वाले की तरह लिख दीजिए। तो हम यहां पे लिखिए अभी हमने देखा कि 2 p और q दोनों को क्या कर रहा है दोनों को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः 1/करेंगे तो क्या है अपरिमेय संख्या है। देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल कठिन नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार आपको इस सवाल को कोई भी एक अच्छे से समझना है। करणी में 5 समझिए, करणी में 1/2 समझिए, करणी में 2 समझिए, मतलब समझना किसी न किसी एक को जरूर है। आप इसके एनसीईआरटी के एग्जांपल में जाएंगे तो वहां पे भी करणी का 2 दिया हुआ है। अगर आप किसी एक को अच्छे से समझ गए तो इस तरीके का कितना भी क्वेश्चन क्यों ना दे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। याद रखना स्टूडेंट्स पैटर्न में ही लेकर चलना, यही तरीका अपनाना हमेशा सही जाएगा और बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप अगर एक बार इसे पूरा लर्न कर लेना तो जो कुछ भी है ना आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्या करना रहेगा अपर में दिखाने के लिए बस इतना है। अगर कोई भी एक संख्या का सॉल्यूशन करना होगा, करणी में 5 है तो 5 से क्या कीजिएगा p और q को दोनों को विभाजित दिखा दीजिएगा। जैसे ही आप p और q को दोनों को विभाजित दिखा देंगे ये आपकी जो लास्ट लाइन होगी यही मेन इंपॉर्टेंट लाइन बन जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता ही आता है, एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है आपको। तो सेल्फ स्टडी में मतलब इस चीज का क्वेश्चन जो है ना ये करणी में 5 जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाली होती है, करणी में 5, करणी में 2, 1/करणी में 2, 3 + 2 जो अभी बताए हैं। खैर क्वेश्चन नंबर 3 से दूसरा और तीसरा बचा हुआ है। आई होप कि आप लोग उसे खुद से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की देखिए सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बता दे, आप उसे ऐसे देख लो छाप लो तो उतना तक नहीं बनता। आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने जाओगे कि नहीं जाओगे, साइड बुक आपने ली है कि नहीं ली है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक्स्ट्रा करोगे कि नहीं एटलीस्ट एनसीईआरटी ही तो कर लो। तो बाकी मैंने बता दिया 2 बचे हुए कोशिश करना कि वो दोनों हो जाए, और नहीं होता है फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको उन दोनों क्वेश्चन का भी सलूशन मिल जाएगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। लेकिन पहले देखने से पहले आप कोशिश ये करना कि खुद ब खुद उन 2 क्वेश्चन को खुद से लगाएं। जितना हुआ मैं खुद बता दिया, जो आपको लगा दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था तो मैं सोचा उसे बता दूं, ये थोड़ा सा अलग था, इसे वो दोनों क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं इसलिए मैंने छोड़ रखा है। इन तीनों में से अगर आप अच्छे से इसे समझ गए हैं तो उसे जरूर कर लेंगे। तो आप लोग उसे कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 लेकर के।